नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। तो मोदी सरकार को सत्ता में रहते 8 साल पूरे हो चुके हैं। बात करें मोदी 2.0 सरकार की तो आज तीसरी सालगिरह है। 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई बड़े काम किए, जिनकी सराहना भी हुई और आलोचना भी। ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिनको बाद में चलकर वापस भी लेना पड़ा। हालांकि सरकार की ओर से बड़े बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटा गया, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, 35A को जम्मू कश्मीर से अचानक खत्म करना हो या फिर नोटबंदी करना हो, 3 तलाक पर कानून बनाना हो या फिर CAA का कानून लाना हो। विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार रुकी नहीं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हुए जिस पर सरकार को पीछे भी हटना पड़ा। भूमि अधिग्रहण कानून पर अपने पैर पीछे खींचने हो या 3 कृषि कानून पर किसानों का कोप झेलना हो, किसानों से जुड़े दोनों फैसलों में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और पीछे भी हटना पड़ा। मौजूदा वक्त में महंगाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल को विफल बताया। कांग्रेस ने आज 8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल करके एक बुकलेट जारी की। इस बुकलेट में बीजेपी सरकार की नीतियों के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। फिर एक नारा और दे दिया, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक गाना भी सुना दिया, पर यह नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन, रोजगार बिन लेकर आए। पिछले 8 वर्षों के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज लेना, उससे कंपेयर करें आजादी के बाद से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कुल 55 लाख करोड़ का। तो कितना कर्ज में, जितना हमने 67 सालों में लिया, उससे कहीं ज्यादा, 1.5 गुना उससे इस सरकार ने 8 वर्षों के अंदर ही कर्ज ले लिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बैंक्स के बात करें तो 21 लाख करोड़ का हो गया। लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें, जो बड़े बड़े धनाढ्य धन्ना सेठों के जो लोन्स राइट ऑफ किए जाते, किसानों के नहीं, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के नहीं, छोटे दुकानदारों के, छोटे उद्योगपतियों के नहीं, बल्कि धन्ना सेठों के अगर लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के लोन्स राइट ऑफ करेंगे। सवाल तो और भी खड़े होते हुए, मसलन सरकार के 8 साल, कितना बदला देश का हाल, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी सरकार, बड़ा सवाल है। क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा। 8 साल बेमिसाल या फिर हुआ सरकार का बुरा हाल। भाजपा सरकार सफल या विफल, आज खोजेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सुधा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत। मनोज त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ नेता है आपके, बहुत स्वागत। डॉक्टर इंदुकांत जी हमारे साथ उपस्थित है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अब से थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैभव अग्रवाल जी आप ही के साथ। इन 8 सालों में सर देश के कितने बदल गए हालात, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप और तमाम सवाल भी आपने सुन ही लिए होंगे, किस तरह से 8 साल 8 छल बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल की बुकलेट भी कांग्रेस ने आज जारी की, देखा होगा आपने। आपको अगर सही बात बताऊं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस कोई बुकलेट जारी करता है नहीं करता है। कांग्रेस अगर अपने आप के बारे में एक बुकलेट जारी करके देखे कि 5 साल कांग्रेस के विफल साल, और केवल 5 साल में, तो 8 साल तक भी नहीं जा रहा, 5 साल कांग्रेस के विफल साल, तो कितने, कौन से जगह पे कहाँ कितने कम आए, राफेल ने कितने 1000 करोड़ का घोटाला किया, ये यही नहीं पता है अपने आप को, तो उनके इल्जामों में तो कोई दम ही नहीं है।
तो ये तो अपने जग जाहिर है बात। अब जहां तक भाजपा सरकार के 8 साल की बात है, इस साल हमारे 8 साल हुए, अगले साल 9, 10, 11, 12, 14, 15। तो अपनी ये जो 8 साल वाली रिकॉर्डिंग्स हैं, इसका अगर अपन डाउनलोड करके लिंक मेंटेन करना शुरू करें तो आने वाले कितने सालों में हम लोग ये देखेंगे कि देश तरक्की की ओर किस तरह अग्रसर है। और अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमारा जो देश है वो किस ओर जा रहा है, एक तरक्की की ओर जा रहा है। और हम उस माहौल को देख रहे हैं पिछले 8 सालों में, जो बिल्कुल बदला हुआ माहौल है। जनता ने आज तक केवल इसकी परिकल्पना करी थी कि ऐसे माहौल भी हो सकता है, देश इस तरह इज्जत की ओर भी अग्रसर हो सकता है, लेकिन आज जनता इसको भोग रही है और जनता इस चीज के साथ लेके आगे बढ़ रही है। चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, रोटी कपड़ा मकान हो, कुछ भी हो, देश तरक्की की ओर अग्रसर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और जहां पे अच्छा होता है वहां पे बुरा भी होता है। और कमियां निकालने पे अगर हम आए तो हम अच्छे से अच्छे कार्य में भी कमी निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े महंगे से महंगे कपड़े में कमी निकाल सकते हैं। तो कमियां निकालने की जगह यदि हम ये देखें कि हमारे देश ने क्या पाया, तो मेरे ख्याल से हम आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, तरक्की की ओर। लेकिन अगर हम इसी के अंदर उलझते रहेंगे कि मेरा देश देश नहीं, राष्ट्र नहीं है, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि भारत राष्ट्र नहीं है, तो अगर हम इसी में उलझे रहेंगे कि मेरा देश देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है, और बहुत सारे प्रदेशों का एक सम्मेलन है, तो मेरे ख्याल से जो इल्जाम लगते हैं उनकी इल्जाम लगाने वालों की मनोस्थिति और इल्जामों की स्थिति अपने आप में विफल हो जाती है। ठीक है, आपके मुताबिक ये 8 साल आपके हिसाब से बेमिसाल साबित हुए हैं, देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए बेहद कारगर साबित हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को, सुधा मिश्रा जी, फिर इसमें छल क्यों नजर आ रहा है? जी, मैं आपकी बात की स्टार्टिंग भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने कहा अगर खामी निकालनी हो तो हर चीज में खामी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप को समझ लेना कितनी बड़ी बात होती है। और आपने सच्चाई को इतने अच्छे से कहा, क्योंकि आप लोग खामियां निकाल के ही तो आए हैं। आप लोगों ने सिर्फ 70 सालों की तो बात की है, आप उन्हीं खामियों की बात करते हैं। आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया वो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री के हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि वो राष्ट्र है, मतलब ये आप लोगों को सपने आ रहे होते हैं कि हम राष्ट्र नहीं मानते हैं। हाँ, हम उस गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ते हैं। राष्ट्रवाद जो कि एक गुलाम देश की बात होती है, हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। तो बिल्कुल आपको लगेगा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के 8 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो मैं उनपे कुछ 4-5 लाइनें बोलना चाहूंगी, क्योंकि भाई ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं। हमने बातों बातों में जो प्रधानमंत्री को पाया, तो किस्मत वालों को मिलते हैं प्रधानमंत्री। जिन्होंने क्या क्या किया, मैं उस पर एक बार नजर डाल देती हूँ। कि काला धन ले आए हमारे प्रधानमंत्री जी, बातों ही बातों में आ गया काला धन। 15 लाख दिए गए खातों में, वो भी बातों ही बातों में आ गए। बुलेट ट्रेन चला गई, वो भी बातों ही बातों में हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, वो भी बातों ही बातों में हो गया। महंगाई खत्म हो गई, बातों ही बातों में। महंगाई की खुदरा और थोक स्थिति क्या हुई है, वो भी बातों ही बातों में आप देख रहे हैं स्थिति। चीन को हमने लाल आंख दिखाई, ये भी बातों ही बातों में। चीन ने सीमाओं पे क्या कर रखा है सबको मालूम है। हमने देश को विश्व गुरु अभी बनाया, इसके पहले विश्व गुरु नहीं था, ये भी बातों ही बातों में, ये भी आप देख रही हैं। और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसके लोग बात करते हैं, बातों ही बातों में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? हाँ। महंगाई की दर, जनता को सिर्फ आक्रोशित करके, उन्माद में लाके उन चीजों को बताना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो हम कर रहे हैं देश की खातिर कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि ठीक है, आपके मुताबिक इन 8 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ बातों ही बातों में तमाम बातें कही और अपनी मन की बात में लोगों को उलझा कर रखे रखा। बिल्कुल, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। हर सरकार जब देश में सरकार चलाने आती है तो उसमें कुछ ना कुछ काम होते हैं, कोई इसमें नहीं कहता है। लेकिन झूठ और सत्य में झूठ का जो बोलबाला और
ठीक है सर, वैभव अग्रवाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। वैभव जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी सपा भी बची हुई है, अभी आम आदमी पार्टी भी बची हुई है। सर एक साथ तमाम जो वार होंगे उनके फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। मनोज त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। मनोज जी, आप इन 8 सालों को, मोदी सरकार के इस पूरे कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? देश के हालात किस हद तक बदले हैं या बदतर हुए? देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र आदरणीय वैभव अग्रवाल जी कह रहे थे जी इस तरह से जो है सरकार की तारीफ करनी चाहिए, प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का जवाब देना होता है। हाँ। क्योंकि प्रशंसकों पर ही प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि महत्व उन्हें भी देना चाहिए जो सही आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि आलोचना हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि एक नकारात्मक आलोचना है। सरकार है, सरकार में प्रधानमंत्री आप हैं, इस देश में सवाल किससे पूछे जाएंगे? अन्य कई प्रदेशों में आपकी सरकारें, तो सवाल किससे पूछने जाएंगे? तो विपक्ष का अपना एक नैतिक दायित्व बनता है, एक और आपका राजधर्म बनता है कि आप प्रत्येक सवाल का जवाब दें। और आदरणीय मोदी जी की बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे भी है, 130 करोड़ बटा 1 में मनोज त्यागी भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जो उनकी अच्छी बातें होती है उनका हम समय समय पर स्वागत करते रहे हैं। ठीक है, और आगे भी हम करेंगे, कोई अच्छी चीजें होंगी। लेकिन मैं एक बात से बड़ा हैरानी में हूं कि इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और मैं खुद भी एक किसान परिवार से आता हूं, तो किसान की पीड़ा को मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि किसानों के लिए बहुत सारी आपको होर्डिंग्स पे तमाम तरह के, कहीं स्टेशन पे जाएंगे, यहाँ तक कि दिल्ली में भी जाएंगे उत्तर प्रदेश का किसान, तो उसे बड़े बड़े होर्डिंग्स अपनी कल्याणकारी योजनाओं के मिल जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये उसको एक पीड़ित किसान समझ सकता है अच्छे से। इन्होंने एक योजना चलाई, फसल बीमा योजना। उस फसल बीमा योजना को लेकर उसमें इतनी तरह का क्राइटेरिया रख दिया कि जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड थे उन क्रेडिट कार्डों से पैसा उसमें से डिडक्ट हो गया। आज भी उन पीड़ित किसानों के डिस्प्यूट चल रहे हैं लगातार। दूसरी बात करी जाए बिजली की, इन्होंने, हमारी सरकार है, फ्री बिजली दे रही है। अभी भी जो है पूरे संकल्पबद्ध हैं कि हमारी कई राज्यों में सरकार बनेगी, किसान को बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा किसी का योगदान है। आपने देख भी लिया होगा कोरोना काल में सबसे बड़ी जो जीडीपी को एक सहारा दिया था वो कृषि ने दिया था। उसमें इन्होंने क्या करा, ट्यूबवेलों पे अपने बिजली मीटर लगवाने शुरू कर दिए। बिजली मीटर, यानी कि आपके मुताबिक कितनी कोशिशें इनकी तरफ से हुई लेकिन किसानों को खुश नहीं कर सके, दूर नहीं कर पाए। ठीक है, वैभव जी से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले भुवन जोशी जी, आपके मुताबिक ये 8 साल कितने आर कितने पार? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो ये 8 साल है, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के युवा और इस देश के विद्यार्थी, हमारी मातृशक्ति सब इंतजार करते रह गए कि अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे दिन भी केवल एक जुमला था। और जैसा कि इन्होंने पहले ही बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, चाहे 15 लाख अकाउंट बनाने का मामला हो, इन्होंने कह दिया था कि वो तो केवल चुनावी जुमला था। इनके वादे सारे जुमले हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो औद्योगिक मित्र है उनका बहुत बड़ा विकास यहाँ पर हुआ है। और आप देखिए आज वो एशिया के और वर्ल्ड के रैंकिंग में आ गए। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ एक राजनीति शास्त्र का, एक कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ आज प्रधानमंत्री जी के जो चित परिचित मित्र है उनकी स्थिति क्या है, उद्योगपति मित्रों की क्या स्थिति है और देश के आम जनमानस की स्थिति क्या है, युवाओं के रोजगार की हालत क्या है, जो संसाधन, जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बेचने का काम इन्होंने किया, जो सरकारी संस्थाएं थी उनको बेच रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ व्यापारियों पे जीएसटी की मार लगी। इसके अलावा नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने का काम करा। अच्छा, यहाँ तक तो फिर भी एक बार चिंतन किया जा सकता है। एक मिनट लास्ट मिला, इसके साथ यहाँ तक तो चिंतन किया जा सकता है। हाँ। लेकिन देश के सौहार्द को अगर तोड़ने का काम कोई किसी ने करा है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने करा है, इस केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है। लगातार जिनको देश और प्रदेश को जोड़ने की जिम्मेदारी थी आज वो पूरा प्रदेश और देश को खोदने चले हैं। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ खोदने से इस देश का भला नहीं होगा, इस देश का भला होगा जोड़ने से। ठीक है, जीएसटी, नोटबंदी,
कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर होना, ये तमाम जो कहीं ना कहीं सेटबैक देखने को मिले मोदी सरकार के अंदर। वैभव अग्रवाल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले इंदुकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इंदुकांत जी, जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क, आप इन 8 सालों को किस तरह से देख रहे हैं? कितने बेमिसाल, या जो विपक्ष कह रहा है उनके आरोपों में दम है? शिल्पा जी, देखिए, जो ये 8 साल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के या भाजपा के कह लें, इनको दोनों तरह से आप देख सकते हैं। आधा गिलास भरा है तो आधा गिलास खाली भी है। और कई लोगों ने कहा, जैसे खुद स्वयं वैभव जी ने कहा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, हाँ। कि कुछ इसमें अच्छाइयाँ, हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ कुछ कमियां भी रह गई होंगी। जो विपक्ष का काम है उसको उठाना चाहिए और उठाते भी हैं। तो देखिए, बड़ी बात मैं आपको 2-3 कहना चाहूंगा। जैसे अभी जो क्लोजिंग, हमारे पहले जो क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे थे समाजवादी पार्टी से कि पूरे देश को खोदने चले, देखिए ये बातें उचित नहीं है। आफ्टर ऑल सारे नदियों को तोड़ने, सारे नदियों को जोड़ करके रिवर लिंकिंग के जो प्रोजेक्ट थे वाजपेयी गवर्नमेंट में तैयार किए गए थे। आप देख लें, जापान को ले लें, अमेरिका को ले लें, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे इस ढंग के प्रोजेक्ट्स कितने सक्सेसफुल हैं। सारा डीपीआर तैयार हो गया था, लेकिन जैसे ही सरकार गई और यूपीए सत्ता में आई तो उन्होंने उसको शट डाउन कर दिया, तर्क के आधार पे नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो वाजपेयी सरकार की योजना थी। अच्छा। और अभी इस बजट में जाकर के मोदी सरकार उसको लेके आ रही है। तो अगर इसके लिए तालाब खोदने की योजना, अगर अमृत योजना के नाम से आ रही है ना, और देश में तमाम जगहों पे अंडरग्राउंड वाटर की समस्या आ रही है, तो उसको इस तरह से कह देना हल्के में कि पूरे देश को खोदने चले, ये उचित नहीं है। ठीक है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इन 8 सालों में जो दो सबसे बड़ी चीजें जिन पे भी बैक ट्रैक करना पड़ा केंद्र सरकार को, वो किसानों और मजदूरों से जुड़ा हुआ था। जो पहली अपनी जो इनिंग थी उसमें मोदी सरकार जब लेकर के आई थी, आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण कानून, तो विपक्ष ने इतनी दमदारी से लड़ाई की। वो सच है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो डिबेटेबल है, लेकिन उस पर बैक ट्रैक करना पड़ा केंद्र सरकार को। और इस दूसरे टर्म में जो किसान कानून थे उन पे सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। इससे उनको एक विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार हम सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पाए, लेकिन हैविंग सेड दैट, शिल्पा जी, इस सरकार ने जो बड़ी चीजें की, जैसे रक्षा के क्षेत्र में चीन का मुद्दा उठाया, आपने उठाया और कांग्रेस ने उठाया। चीन के मामले में जो अभी पिछले साल से जो चल रहा है स्टैंड ऑफ, उसमें जो स्टैंड रहा है भारत सरकार का, वो हम मानते हैं कि बहुत स्ट्रांग रहा है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ, इसी तरह 370 को लेकर, इसी तरह से अयोध्या मंदिर को लेकर के, इसी तरह देश में राजमार्गों को लेकर के, इन चीजों पे जो अचीवमेंट है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी ठीक है सर। रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है ठाकुर साहब? ये 8 साल मोदी सरकार के देश को कितने बदल पाए, देश के हालात कितने बदल पाए, कितनी तरक्की की तरफ ले जा पाए? नहीं शिल्पा जी, अच्छा मुझे लगा कि आप बीजेपी के बारे में पूछोगे या सरकार के बारे में पूछोगे। अच्छा हुआ आपने भारत सरकार के बारे में पूछा और देश के बारे में पूछा। देखिए, जब बाजारों में जब हम लोग जाते हैं तो लस्सी मिलती है हम लोगों को, तो लस्सी में क्या होता है, ऊपर तो बहुत कुछ सामान डाल दिया जाता है, हाँ। लेकिन नीचे जब देखते हैं तो हमें एक मट्ठा दिखाई देती है, छाछ दिखाई देता। स्थितियां वैसी ही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बहुत बढ़िया बन गया, वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई देश की, ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे जगत की अगर बात करो तो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ये सारी चीजें उनके लिए बड़ा फायदेमंद हुआ है। लेकिन अब देश की बात करते हैं कि इस देश में 8 सालों में कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। अगर हम देखें तो उसमें कई बुनियादी सवाल ऐसे हैं जो खुद से सवाल करते हैं, जैसे कि आप बेरोजगारी के मुद्दे पे आ जाओ, महंगाई के मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है, जो 2014 से तुलना अगर 2022 में करें और इन बिटवीन 8 सालों के अंदर, तो आपको धरती आसमान का फर्क दिखाई देता है। देखिए, एक पंक्ति में लास्ट में खड़ा हुआ जो व्यक्ति होता लाइन में, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पेट्रोल उसके मुताबिक हो, महंगाई इतनी मध्यम हो या जिससे वो अब चटनी रोटी खा सके, लेकिन वैसी हो नहीं पाई है आज की डेट में।
क्योंकि हमने बड़े बड़े काम करे हैं, हमने मंदिर का काम करा, हमने मस्जिद का काम करा, और हमने धर्म, धर्मांतर, पंथ, ये सारा काम हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, जो एक नीचे वारिक चीजें होनी चाहिए थी, वहां पे कुछ रिपोर्टें बताती हैं। भुखमरी की इंडेक्स रिपोर्ट आपको बताती है तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। भुखमरी में आज हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। उसके बाद में करप्शन की जहां तक बात आती है तो उसमें भी पायदान हमारा बढ़ गया। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और फिर बात आ जाती है विश्व पटल पर, जब भारत की अगर जब बात करते हैं उसमें आपको इस बात को मानना पड़ेगा, विश्व पटल पर भारत की जो गूंज है वो रही है। हाँ। चाहे कोई बड़े फॉर्म हो, चाहे बड़े कोई मीटिंगें हो, या बड़े कोई एक ऐसे चीजें हो, उसमें भारत का दबदबा रहा है। क्वाड में गए, क्वाड में जिस तरीके से लेकिन 2014 के बाद इसमें बहुत बड़े स्तर पर इजाफा हुआ, ये भी तो दावा किया जाता है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, इसमें 2-4 चीजें और हमें जोड़नी पड़ेंगी। हम देखिए, आलोचना जब हम करते हैं ना, तो उन आलोचनाओं के पर्दे के पीछे की जो सच्चाई को भी हमें उजागर करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें मेरे पास, तो जब आपके यहाँ से फोन आए कि इस पे मुद्दे पे बात करनी है, तो मैं कई सारे रिपोर्टर लेके बैठा हूँ। हाँ। जिसमें भारत सरकार को काम करना चाहिए था, जिनमें आम आदमी की रक्षा करना चाहिए था, सुरक्षा करना चाहिए, वो नहीं हुई है। हाँ। 1 मिनट में अभी पूरा कर लेता हूँ मैं। 370 आपने हटाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थितियां आज, अब अगर जब आप कश्मीर में जाओगे, आज भी एक वहां की जो एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस, उनको मार दिया गया। परसों राहुल भट्ट को मार दिया गया, फलाने को मार दिया गया। ये चीजें हो रही हैं। अब आ जाइए 3 तलाक पे। 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको हटाया गया। लेकिन 3 तलाक के मुद्दे आज भी वैसे ही हैं, आज भी केसेस हो रहे हैं। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैभव जी जवाब देंगे, लेकिन भुवन जोशी जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास है। बीच में हाथ खड़ा कर रहे थे सर, आप जो कहना चाहते जल्दी से, उसके बाद जवाब सीधा वैभव जी से। भुवन जी, लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। वैभव अग्रवाल जी, चलिए, उपलब्धियां तो गिनवा रहे हैं आप इन 8 सालों की, पीठ भी थपथपा रहे हैं अपनी अपनी सरकार की, लेकिन जो कुछ विफलताएं अभी यहाँ पर अन्य पैनलिस्टों के द्वारा गिनवाई गई हैं, उन पर क्या कहेंगे? सबके सहयोग की बात तो करते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चल नहीं पाए, इसी वजह से कई बार कदम पीछे भी खींचने पड़े। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसे इंसान को साथ लेना चाहिए जिसको सरकार का मतलब समझना आए, और वो केवल एक सोच से चले, जो सोच भारत के अगेंस्ट जाती है। जो लोग भारत के साथ चल रहे हैं या भारत की सोच सोचते हैं, वो भारत सरकार के साथ है। तो जब भारत सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, तो सबका साथ सबका विकास है। लेकिन भारत सरकार सबका साथ सबका विकास तो कह रही है, लेकिन अगर किसी को सबका हिस्सा ही नहीं बनना है, उसको अपनी तुती बजानी है, तो वो फिर भारत सरकार एक लिमिट पे आके रुक जाती है और वो कहती है कि भाई साहब हम इतना काम कर रहे हैं, आपको अगर हमारे साथ आना है तो आप आ जाओ, नहीं तो भाई साहब राम राम, और क्या करेंगे। अब भारत सरकार किसी के घर के अंदर घुस के तो ला नहीं सकती। अब जैसे हमारे रमेश जी हैं, ठाकुर साहब ने बोला बड़ी रिपोर्टें लेके बैठे हैं, और रिपोर्टों के एग्जाम्पल्स उन्होंने क्या किए कि ट्रिपल तलाक अभी भी वैसा का वैसा है, उस पर सरकार काम करेगी। सरकार क्या काम करेगी? डंडे का जोर चलाना चाहते हैं आप, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं आप, जो ट्रिपल तलाक को फॉलो नहीं कर रहे, कानून को फॉलो नहीं कर रहे, सबको पकड़ के बंद कर दो। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि 370 तो आपने हटा दी, 35 तो आपने हटा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालात तो नहीं बदले वहां जो दावा किया जा रहा था। हालात बदले हैं ना, लेकिन उसको वो हालात कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि एक दिन में बदल जाएंगे। सरकार को कानून लाना था, कानून लेके आई। अब कानून अगर ठाकुर जी ने कानून बना दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया। एक मिनट ठाकुर जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, जवाब दीजिए वैभव जी, जवाब आप ही को देना है। मैं बीच में नहीं, आप बोलो, बोलिए सर, बोलिए, एवरीवन इज लिसनिंग यू। मेरे को टोकेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए वैभव जी। जी, तो ऐसा है कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। कानून लाना था, पहले कानून लेके आए, अब कानून का असर दिखना शुरू होगा। समाज में एक पूर्ण रूप से उसको एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, समाज की मजबूरी हो जाती है, लेकिन तबका लाना ही नहीं चाहता। अब 1936 से कानून है कि मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते 50 mH के ऊपर, लेकिन सारे लगा रहे हैं ना। अपने आप क्यों नहीं हटाते? वो क्यों कह रहे हैं कि सरकार पे क्यों प्रेशर बना रहे हैं कि सरकार सारे लाउड स्पीकर उतार दे? अपने आप उतारो ना, समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार ने तो कानून बना दिया, मत उतारो, फिर डंडे का जोर चलाएंगे। हाँ, चलो अब आ जाओ आप जम्मू कश्मीर पे। आर्टिकल 370 है, फारूक अब्दुल्ला का सरकारी मेडल पे फारूक अब्दुल्ला का चेहरा लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ है?
जब अशोक चक्र है और भारत का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी ये बोले कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, कांग्रेस बोले ना, कांग्रेस ने आज तक अपनी पोजीशन ना तो मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद पे क्लियर करी कि वहां पे अयोध्या टेंपल वो बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, ना उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अपनी कोई पोजीशन क्लियर करी। तो ये पोजीशन नहीं क्लियर करते, सामाजिक रूप से आप बहिष्कार का शिकार होंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा फेलियर सरकार का बताया जाता है विपक्षियों के द्वारा, वैभव जी, वो बस ये बेरोजगारी और महंगाई, जिसे आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और जमीन आसमान का फर्क 14 से पहले 14 के बाद। नहीं, कोई बात नहीं, 14 से पहले बेरोजगारी कर लेना। विपक्ष अब ठाकुर जी रिपोर्ट लेके बैठे हैं तो रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। 2014 से पहले वीट की गेहूं की एमएसपी क्या थी? 1350 रुपए पर क्विंटल। आज की एमएसपी क्या है? किसानों अच्छा ठीक है, भुवन जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं ना, तो बात ठीक है, कर ठीक लेते है, हैं। भुवन जी काफी देर से सर हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। उसके बाद मैं आती हूँ सर आपके पास। शिल्पा जी, एमएसपी पे मैं एक एक करके एमएसपी पर जवाब दीजिएगा ठाकुर साहब, एक एक बार, ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके सर। देखिए सर, आज आप ही का दिन है, आज आप ही का दिन है वैभव जी, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, जरा मैं सवाल तो ले लूं, वो बीच में कुछ शायद भूल गए होंगे, शायद कुछ स्किप हो गया होगा। उसके बाद मैं आ रही हूँ सर आपके पास। भुवन जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, विद ड्यू रिस्पेक्ट। शिल्पा जी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप। देखिए, मैं कहना चाहता, मैं वेट कर रहा था बहुत। ठीक है सर, ठीक है भुवन जी, मैं आती हूँ सर आपके पास, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक भी लेना होगा। वैभव जी अपनी बात पूरी करें। ठीक है, हाँ, तो एमएसपी जो है, एमएसपी हमने गेहूं की बात कर ली, ठीक है। अब आ जाओ चावल पे, 1310 रुपए थी, 1940 रुपए आज की तारीख में। मंथली इनकम फार्मर की क्या थी? 6426 रुपए रिकॉर्डेड सरकारी खातों के हिसाब से। आज की तारीख में क्या है? 10,200 रुपए, 250 रुपए। अब अगर इकोनॉमी की बात कर ले, फॉरेन डेट था 409 अरब डॉलर का, आज का फॉरेन डेट हमारा 614 अरब डॉलर का है। सर आप कितने भी आंकड़े गिनवा लीजिए, लेकिन ये आंकड़े आप किसानों को नहीं समझा पाए। नहीं, मत उलझाओ इन आंकड़ों में, मत उलझाओ, पाप लगेगा, मत उलझाओ इन आंकड़ों को। इस आंकड़ों की एक एक सच्चाई बता दूंगा, आज की तारीख एक एक आंकड़ों की सच्चाई है अपने पास। ठीक है, सच्चाई बताइएगा, लेकिन भुवन जोशी जी एक बार फिर से हाथ खड़े कर रहे हैं। भुवन जी प्लीज, इस बार भुवन जी की सुननी होगी। भुवन जी जल्दी से बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर पैनलिस्ट के रूप में बैठे हुए हैं, अभी साथ ही हमारे, जो मैंने कहा था भारत खोदने का, वो विषय नहीं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक वेब सीरीज चल रही है। और वेब सीरीज क्या चला रखी है? वेब सीरीज चला रखी है इन्होंने मंदिर, मस्जिद, मजार, महल, मीनार, ये इनकी वेब सीरीज है। उसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर इसके आरएसएस है। और मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, बहुत गंभीर चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक ज्ञान वापी से रुकने वाली नहीं है। अभी तो ताजमहल, मीनार और ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, मथुरा, और ये इन लोगों को जिम्मेदारी जो दी थी भारत को जोड़ने की दी थी। आज ठीक है, ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप बीजेपी पर जो हमेशा लगता आया है, इन तमाम उपलब्धियों के ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जब लौट कर वापस आएंगे ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा को और ज्यादा विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे, जाने की कोशिश कि भाई ये इंडिया से न्यू इंडिया तक का सफर जो दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से, वो कितना सच है या फिर भ्रम की स्थिति है। वक्त छोटे से ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। आज बात हो रही है मोदी सरकार के 8 सालों पर कि 8 साल, लेकिन कितना बदला देश का हाल, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार। 8 साल बेमिसाल या फिर हुआ सरकार का बहुत बुरा हाल। भाजपा सरकार रही विफल या असफल? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मनोज त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की तरफ से। त्यागी जी, बहुत सारे आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या स्वीकार करेंगे कि कम से कम कुछ तो इस सरकार ने देश हित में, देश की तरक्की के लिए किया है, या कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है? देखिए, मैं पहले भी
बता चुका हूं अपने वक्तव्य में कि जहां क्योंकि सरकार आप ने लोगों का अच्छे मेन काम मोटो किए- होता है सर ईमानदारी, जी, इसलिए मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ ही दीजिएगा। नहीं, पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ ही हम लोग इस देश में राजनीति क्या, हम तो बल्कि राजनीति में बदलाव लाने के लिए यहाँ पर इसमें आंदोलन की कोख से पैदा हुई ये पार्टी है, और जो भी बात करेंगे पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने जो अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की गई है, कोरोना काल में जिस तरह से विदेशों से ऑक्सीजन वगैरह लाना। लेकिन जहां पर लगता नहीं, जो अभी हमारे भाजपा के मित्र आदरणीय वैभव अग्रवाल जी बोल रहे थे, ये डेटा ना, ये डेटा सब जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक सांख्यिकी डिपार्टमेंट होता है, किस तरह से डेटा कलेक्ट होते हैं। ये मतलब जो वैश्विक स्तर की एजेंसियां हैं हमारी, जो बात करें, जो जैसे WHO कुछ कहता है लेकिन यहाँ के सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, तो इनमें तो बहुत कंट्रोडक्टरी होती है। जमीन पे काम होना चाहिए, जमीन में हकीकत होनी चाहिए। किसानों की मैं बात करूं, यूरिया का जो कट्टा होता था 50 किलो का कट्टा 300 रुपए का आता था, जो एक पैकेट होता है हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको कट्टा बोल दिया जाता है। तो 50 किलो का जो बोरी होती थी वो 300 रुपए उसकी कीमत होती थी। उसमें से वेट घटा दिया 5 किलो और उसकी 45 किलो का कर दिया और रेट कर दिया उसका 267.50, 267 रुपए 50 पैसा। तो ये DAP की भी यही हालत है, अभी 1200 रुपए का था, अब ये 1400 रुपए का कर दिया। और भ्रष्टाचार, ये तो होगी आंकड़ों की इनकी बाजीगरी कि किस तरह से मतलब बताया जाता है। जिस तरह की एक ब्रांडिंग करती हैं आजकल कंपनियां कि 999, आदमी ये सोचता है 999 रुपए 90 पैसे, तो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल। अच्छा, आपके मुताबिक इन्होंने देश भर में ब्रांडिंग करने का काम किया? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग। और एक चीज और बता दूं, ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए। भ्रष्टाचार पर इनका कोई अंकुश नहीं रहा, कोई अंकुश नहीं। मैं मेरे गृह जनपद में 2003 में तकरीबन 200 करोड़ का एक स्कैम हुआ, और किन लोगों के साथ हुआ? वो बेचारे उन लोगों के साथ हुआ जो मतलब अंतिम पंक्ति में पीछे खड़े होने वाले व्यक्ति, जैसे आदरणीय हमारे रमेश ठाकुर जी कह रहे थे अभी, मतलब सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े होने वाला एक गरीब मजदूर किसान। जनपद हापुड़ की घटना है ये 2003 की। यहाँ पर क्या हुआ कि पहले कंप्यूटराइज नहीं था उस टाइम पे, तो किसान अपने बिल जमा करने गया, वहाँ फर्जी रसीदें वहाँ पे उस विद्युत विभाग ने छपवाई हुई थी। अब किसान को क्या पता कि तुझे जो रसीद मिल रही है कि असली है नकली है, वो बेचारे घर पर आ गए। अब जैसे ये कंप्यूटरीकृत किया गया, एक एक किसान पर, पीड़ित किसान मेरे संपर्क में, कहो तो अभी भी बात करा दूंगा, उनके नंबर दे दूंगा। जवाब लेना चाहूंगी तमाम प्रधानमंत्री जी से क्या, मुख्यमंत्री जी से, सबसे कहते हुए वो आज भी बेचारे न्याय की आस में बैठे, और उन किसानों पर 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं मिल पाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। वैभव अग्रवाल जी, कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे अभी हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार पर कितना कड़ा हंटर आम आदमी पार्टी ने चलाया। सीखने की आवश्यकता है आपको उन लोगों से। फ्रॉड है, और मैं बोल रहा हूं, मैं ये तो मैं इनके कारनामे खुलेंगे अभी तो इनके 8-9 MLA और इनके पार्षद और इनके मंत्री तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इनसे थोड़ी सीखेंगे हम। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एंकर होने के नाते, हम मोदी सरकार के 8 साल की बात कर रहे हैं या त्यागी जी के जो एग्जांपल्स हैं, अपन योगी सरकार के 8 साल की बात कर रहे हैं? पहले अपन वो डिसाइड कर लें इस डिबेट। बताइए त्यागी अरे योगी जी ने क्या एक्शन लिया? योगी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, 7 साल होने को जा रहे हैं, योगी जी के पास भी गया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे उन लोगों ने सूचना डाली है, जो वहां का स्थानीय विधायक है उसको ले जाकर। लेकिन मैं तो तब मानता कि योगी जी न्याय दिलाते हैं उन किसानों को, तो शायद आज मुझे बोलनी नहीं पड़ती। दरअसल मैं क्लियर कर देती हूँ, किसान मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, और इन आंकड़ों के साथ वो यहाँ पर आपसे सवाल पूछते नजर आए कि मोदी जी ने इन किसानों के लिए नहीं, आदरणीय योगी जी ने अगर उन किसानों को न्याय दिला दिया होता तो मैं सम्मानित चैनल से मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता, और पीड़ित किसान मेरे उसमें परिजन भी है उसमें। किसान केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, किसान पूरे देश में है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिल्पा जी आप सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कुछ आंकड़ों के साथ, अरे भाई मैं आंकड़े तो उन्होंने नहीं रखे, अकेले उन्होंने उत्तर प्रदेश का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ का जो धरातल पर हाल है वो यहाँ पर कह दिया, इस पर सवाल कर दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, का उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ठीक है। भुवन जोशी जी, आप दोबारा डिबेट, भुवन जोशी जी, यहाँ पर मोदी सरकार पर बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तमाम नाकामियां, विफलताएं भी यहाँ पर गिनवा रहे हैं। जीएसटी को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी को लेकर बार बार घेरा जाता है सरकार को, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं और करते रहेंगे। हालांकि कुछ कदम सरकार को कई मामलों में पीछे खींचने पड़े, लेकिन उसके लिए भी उनके पास बैकअप है।
कह रहे हैं कि भाई आगे जब मौका मिलेगा तब करेंगे। देखिए, जो इनका राष्ट्रवाद है वो छद्म राष्ट्रवाद है। मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने युवाओं को रोजगार दे दिया होता, मैं युवाओं को रोजगार दे दिया होता, मातृशक्ति के रेप रुके होते। आप देखिए स्थिति क्या है आज, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के कोने में क्या स्थिति है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, निश्चित तौर पर स्थिति देखिए। और ये कहते हैं कि हमारा एक ब्रिज बनाइए, आज पुल बना है, उसको चाहे भारतीय जनता पार्टी। वैभव जी फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मोदी सरकार पर बात हो रही है भुवन जी। कोई बात नहीं, अब दिमाग इतना सा है, इनके पास अपने नेता है नहीं। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लें अगर, तो इनके पास अपने नेता कोई काबिल नेता है नहीं राज्यसभा भेजने के लिए, इसलिए एक को कपिल सिब्बल से भेज रहे हैं, दूसरे को वो चौधरी जी को भेज रहे हैं। तो मतलब हम पहले ये डिसाइड कर लें इस डिबेट पे कि हम भारत की बात कर रहे हैं या प्रदेश की बात कर रहे हैं। जोशी मैं अपना माइंड भारत की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं या फिर योगी सरकार की? नहीं तो प्रदेश को क्या भारत का हिस्सा नहीं मानती भाजपा? वैभव जी, क्या उत्तर प्रदेश भारत का भूभाग नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उत्तर प्रदेश तो भारत का सबसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वहाँ पीड़ित हैं, तो अपनी आवाज पाकिस्तान में उठाएंगे क्या जाकर हम? वो कह रहे हैं कि क्या आप, यानी कि क्या बीजेपी, क्या मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानती? वैभव अग्रवाल जी, तो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ सकते ये लोग? नहीं, उत्तर प्रदेश में केवल राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे आप अपना। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए क्या उत्तर प्रदेश भारत का भूभाग नहीं है क्या? ठीक है, सुन लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश नहीं दिया क्या? भुवन जी सुन लेते हैं, बोल रहे हैं, वैभव जी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। आप लोग शांत होंगे तो समाजवादी पार्टी की तरह जंगल राज नहीं चला देखिए, सकता। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार वैभव अग्रवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे थे कि अगर मैं बोलूंगा तो दूसरे चुप हो जाए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरा समय कि हमें जवाब देना नहीं आता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर आपसे, वैभव जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, एक बार सुन लेते हैं। भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि भाई मैंने आपके समय में नहीं बोला था, आप भी मत बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ वैभव, मैं पूछना चाहता हूँ वैभव अग्रवाल जी, कौन से होते हैं हमारी पार्टी को ज्ञान देने वाले? हम किसको राज्यसभा बनाए? हम तुम्हारी सीट से बना के भेज रहे हैं क्या जयंत जी हमारे पार्टनर नहीं है क्या? ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं। भुवन जोशी जी मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों से भुवन जोशी जी आपस में मत उलझिए सर, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, आप सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आपस में मत उलझिए। तो एमएम में नहीं जाते हैं सर। जिस टॉपिक पर बात हो रही है, मोदी सरकार के 8 सालों पर बात हो रही है, उसकी कामयाबियों पर, उपलब्धियों पर, विफलताओं पर बात हो रही है, उसी पर रहते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए, क्या आप मानते हैं कि विफलताएं हैं तो किन किन मोर्चों? मैं कहना चाहता हूं, कोरोना काल में हमने पूरे देश में देखा है, जिनको वैज्ञानिक तरीके से हल होना चाहिए, पूरे देश से घंटी बजवा दी, पूरे घर से कैमरे की लाइट जलवा दी, मोमबत्ती जलवा दी। ये देश को पाषाण काल में ले गए। ये देश को आगे ले जाने के लिए आए या देश को पाषाण काल में ले जाने के लिए आए भारतीय जनता पार्टी के लोग? पाषाण काल में ले जाने के लिए आए हैं बीजेपी के लोग। वैभव जी कह रहे हैं कि भाई थालियां बजवा कर क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों ने तो इस देश को पाषाण काल में ले जाएगा। हाँ, मोमबत्ती बजवा रहे। ठीक है नहीं बोल लीजिए भुवन जी आप, मैं फिर बाद में बोल लूंगा, कोई बात नहीं। भारत सरकार ही तो चला रहा हूँ। आप कहाँ बोलने दे रहे हैं? आप बोल। अरे सर मैं फिर दरख्वास्त कर रही हूँ, आपस में मत उलझिए। ठीक है वैभव जी जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है कोरोना काल में? तालियां तो आपने बजवा दी, लेकिन जो अनियमितताएं और जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी उस पर क्या जवाब दीजिएगा? अब प्रॉब्लम ये है ना कि एक स्थानीय पार्टी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। दुनिया की बात करती सुन लेते हैं। तो एक स्थानीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी दुनिया की बात करेगी। भारत में तो बात हो नहीं रही है, प्रदेश की बात हो नहीं रही है। तू मैं करके जंगल राज की तरह चिल्लाते ये हैं। आज इनके मुखिया भी संसद में अपने विधानसभा में चिल्ला दिए डिप्टी सीएम के ऊपर, तू मैं कर ली। तो क्या है ना कि अपन तो भारत सरकार चलाते हैं। अच्छा ठीक है सर, टॉपिक पे रहते हैं सब। नहीं मैं इजाजत नहीं दे सकती आपको आपस में उलझने के लिए। सुधा मिश्रा जी शुरुआत किससे करी? सुधा मिश्रा जी, भुवन जोशी जी, देखिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे सर, प्लीज सर
भाषा शिल्पा की जी, मर्यादा का ध्यान या रखें। तो मैं ये disconnect गुस्सा कर ये दूंगा। गुस्सा करने का ये आप प्लेटफॉर्म नहीं है गंगा सर। जल से जुड़े हुए हो भुवन क्या? जी, भुवन जी भारतीय देखिए, जनता मैं आपसे पार्टी के फिर से प्रवक्ता रिक्वेस्ट गंगा जल से करती जुड़ा हुआ है हूँ। क्या? सुधा मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, जवाब चाहूंगी आपसे। सुधा जी कह रहे कि भाई हमने तो कमाल ही कमाल किया है, लेकिन अगर कांग्रेस देखना ही नहीं चाहती तो वो कभी देख भी नहीं सकती। इनफैक्ट कांग्रेस को अपने अंदर देखना चाहिए कि वो कितनी विफल हो रही है। सुधा मिश्रा जी से लगता है संपर्क हमारा कट गया है। डॉक्टर इंदुकांत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद है। इंदुकांत जी, आपने सरकार को भी सुन लिया, आपने विपक्ष के तमाम आरोपों को भी सुन लिया। कौन कितने पानी में दिखाई देता है सर? कौन कितना सच कितना झूठ? देखिए, बहुत साफ बात है शिल्पा जी कि दोनों पक्ष सही है, लेकिन ज्यादा मैं मानता हूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो आरोप लगाया आपके श्री त्यागी जी ने। हाँ। एक तो बात ठीक कह रहे हैं वैभव जी कि जब हम राष्ट्र की सरकार की बात करें कि पूरे देश में ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहा 8 साल में, हाँ। तो एक एक उदाहरण लेंगे तो वो उतना एक क्षेत्र का तो वो शायद उतना उचित नहीं होगा। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पूरे देश को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। रिप्रेजेंट करता, हाँ। देखिए, 2 चीजें कहना ठीक चाहूंगा। है। बड़ी स्पष्ट तौर पे मनोज जी ने ये कहा हाँ। कि आलोचना का हक है, लेकिन आप शिल्पा जी देखिए कि कथनी और करनी में कितना फर्क है कि अभी कितने दिन हुए जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी को किस कारण से, किस तरह से पंजाब की पुलिस ने आकर रातों रात इतनी बड़ी संख्या में अरेस्ट किया था। क्या वो आलोचना थी? क्या वो क्रिमिनल थे? किस लिए किया गया था? अगर आलोचना का अधिकार है तो इस तरह की कार्रवाई कैसे हुई? ठीक है। आपको याद होगा कि फरवरी 2018 में त्यागी जी को याद होगा कि किस तरह से चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली के उनके मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके विधायकों ने पीटा था। तो ये देखिए, अपनी निराधार करने का जो निराधार की बात कह रहे क्लीन हैं, चिट मिल चुकी उसकी है टिप्पणी उन्हें, करने में कितना अंतर है। क्लीन चिट मिल चुकी है दूसरा माननीय मैं न्यायालय कहना से। चाहता वन बाय हूं- वन, वन बाय वन। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए देश में, जैसा आपने कहा कि जिस तरह से एमएसपी बढ़ी है चीजों की, उसी अनुपात में दाम थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे, लेकिन पेट्रोलियम के दाम जो बढ़े हैं उसमें रूस और यूक्रेन का जो विवाद चला है उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले भी आपके यहाँ एक बार कहा था कि श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति आपके पड़ोस में आप देख लीजिए। हाँ। जो प्राइस इंडेक्स की बात है, जो खुदरा मूल्य सूचकांक, उसमें आप अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए। ठीक है। आप देखिए, हमारे ही विपक्षी दल श्रीलंका का नाम लेकर आघाते नहीं थे कि देखिए वहां सारे इंडेक्स कितने अच्छे हैं और किस तरह उसकी इकोनॉमी एकाएक खुद राहुल गांधी बोल रहे क्रैश हैं, कर दी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 135-40 करोड़ की हाँ। 135-40 करोड़ की जनसंख्या में हाँ। अगर चीजें कोरोना के 2 साल और इस तरह की युद्ध की स्थिति के बावजूद चल रही है, हाँ। और हाल में ही फिर से केंद्र सरकार ने जिस तरह से तो ये पेट्रोल केंद्र और सरकार डीजल की के दाम में मजबूती कमी दर्शा की रही है। लेकिन राज्य ठीक है। सरकारें उसको रेसिप्रोकल एक्शन नहीं लेती। ठीक है, ठीक है, जी, रमेश तो ठाकुर आप जी, सब चीज ऐसे निगेटिव में- नहीं दिखा सकते। हाँ, ठीक है, जहाँ ठीक सुधार है, की कुछ जरूरत है, कमियां हो जैसे मान सकती लीजिए है, कि खाद कुछ के तेल कमियां है, हो सकती है, पेट्रोलियम के दाम लेकिन है, राज्य इसको सरकारों कैसे का भी फिर कंट्रोल फर्ज करके बनता है देखना कि चाहिए। भाई महामारी के इस आपत्ति काल में सरकार का साथ देकर देश को आगे बढ़ाया जा सके। रमेश ठाकुर, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके हाँ। से पैंडेमिक से हम लोग निकले जी। हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको देखो एक समय तो मिलना चाहिए, जी। क्योंकि व्यवस्थाएं सबसे पूरी तरीके से चरमरा गई हैं, पूरी तरीके से। देखिए, यहाँ पे अभी बात हो रही थी कि कृषि को लेके, हाँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, मैं हाँ। एक ही क्षेत्र में बात करूंगा। हाँ। अगर उस पे ही अगर हम लोग सब लोग अगर बात करें तो इस सरकार की उपलब्धि भी आपको पता चल जाएगी और इस सरकार की नाकामियां भी बताइए सर आपको जल्दी पता से। चल जाएगी। हाँ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हाँ। 78% कम से कम किसान आज पूरे हिंदुस्तान में हैं। जीडीपी में कम से कम 20-22% कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कंट्रीब्यूट करता है। अभी एमएसपी की बात हो रही थी कि एमएसपी सबको मिल रहा है, गलत, सरासर झूठ है। एमएसपी आज भी सिर्फ 6% लोगों को मिल पाता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। ये सारी चीजें देखो, जब आंकड़ों की बाजीगरी में अगर आप आ जाओगे और एक बिंदुवार तरीके से जब बताने लगूंगा तो मुझे लगा वैभव अग्रवाल को फिर बीपी उनका हाई हो जाएगा। तो देखो, सब चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, मेरा उपलब्धियां बीपी हुई हाई होगा, मेरे हैं, बीपी देश की में चिंता ना बेहतरीन करें। काम हुआ, कई क्षेत्रों में काम हुआ। मुझे चिंता है,
मुझे चिंता है। कई लोग बीपी से कई लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को आलोचना पसंद नहीं है, कोई रिपोर्ट पे बात करे वो आपको पसंद नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखो, मुझे लग रहा है सरकार को बहुत चीजों पे एनालिसिस करने की जरूरत है। कड़वा कड़वा थू ये तो देखिए संभव नहीं है। अगर कोई सरकार में बैठा हुआ है तो जितनी वो अपनी पीठ थपथपाएगी उतने उससे ज्यादा बल्कि कई गुना ज्यादा सवालों के उसको जवाब भी देने पड़ेंगे। ये मेंटली प्रिपेयर हुआ जाता है। भुवन जोशी जी आपके पास में आ रही हूँ सर, जल्दी से आप सभी लोगों का फाइनल कमेंट चाहूंगी। जाते जाते अब जरा कंक्लूजन पर बात करते हैं। बहस बहुत हो गई, तू मैं बहुत हो गई। कंक्लूजन और आगे देश का रास्ता, आगे की उम्मीदें। भुवन जोशी जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये हालत है देश की, अगर कोई इनकी आलोचना करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये देशद्रोही का तमगा देश है। एक देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके साथ घूमते हैं। अगर इनकी आलोचना करोगे तो आप देशद्रोही, और इनके साथ खड़े हो जाओ तो गंगा जल लेके चलते हैं, पवित्र हो जाता है। ये देश में नहीं चलेगा। प्रजातंत्र है, मजबूत विपक्ष है इस पर, और मजबूत विपक्ष को जवाबदेही तय होनी चाहिए। और कल सदन में भी देखा गया, अगर सदन में आप उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा कि अगर सदन के नेता उप मुख्यमंत्री की तरफ से असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हुआ तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। ठीक है, मनोज त्यागी जी फाइनल कमेंट आपका। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि शब्दों की जो शुचिता है वो होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम किसी भी राजनीतिक दल में रहे, एक लोकतंत्र में अपने में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और सरकार का भी राजधर्म है कि पूरी ईमानदारी के साथ आगे 8 साल के बाद आगे क्या कहेंगे मोदी सरकार को? बस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इनकी अब पिछले 8 साल का तो यही अनुभव रहा है। ठीक है, रमेश ठाकुर जी फाइनल कमेंट आपका। नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखो, हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने वाले तो कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ होते हैं। लब्बो लुबा पूरे 8 साल का अगर हम देखें, सही से एनालिसिस करें, बुनियादी तौर पे अगर करें, तो मेरे से अगर नंबर मांगो तो मैं 40-60 के करीब में दूं पाऊंगा। देखो, कृषि को आपको मजबूत करना पड़ेगा, और जितने कानून आपने बनाए हैं, चाहे 3 तलाक को लेके हो गए, आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिए, मॉनिटर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक मॉनिटर नहीं करोगे तो मुझे लग रहा किसी क्षेत्र में आप लोगों को उतनी उपलब्धि नहीं मिल पाएगी जितनी आप सोचे बैठे हो। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत जी आप कितने मार्क्स देंगे इस 8 साल के कार्यकाल को? मैं सिर्फ दो बातें कहना। देखिए, मैं अगर 10 में मार्क्स यदि बात होगी तो मैं 7 से 8 के बीच में दूंगा। और 2 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध होती है संस्कृत की कालस्य कुटिलः गति। समय की बहुत टेढ़ी गति है। समय सब कुछ बता देता है कि आदमी कितना सच था, कितना गलत था। बहुत दूर नहीं है, 2 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, जनता तय कर देगी कि काम अच्छे किए गए कि खराब किए गए। बहुत दूर की बात नहीं है। और एक बात लास्ट ये कहना चाहूंगा, कश्मीर में चर्चा चूंकि कर रहे थे रमेश ठाकुर जी हमारे मित्र हैं। देखिए, कश्मीर में 370 हटाने के पहले और हटाने के बाद सामने कल है किस तरह से यासीन मलिक को आजीवन कारावास हुआ है और किस तरह उनसे प्रधानमंत्री गलबहियां करते थे। ये फर्क दिखता है। ये फर्क दिखता है। वैभव अग्रवाल जी, 8 साल बीत गए हैं, अब आगामी सालों में देश क्या उम्मीदें लगाए सर आपसे? देखिए, ऐसा है शिल्पा जी कि जो सरकार के विपक्ष के लोग हैं, उनके जो पॉइंट हैं उसके लिए सम्मान है, और हमने बात सुन ली है, लेकिन करना वही है जो हम करेंगे। उनकी बात सुनने का, उनको सुनाने का और हमारा सुनने का अधिकार है। हमने सुन लिया है, पॉइंट कर लिए हैं। यदि वो देश हित में होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो वो कितना होगा वो हम डिसाइड करेंगे। सरकार हमारी है। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, किसी को भी अगर ये गलत फहमी है कि भुवन जी कह रहे थे कि जिस जवाब में देंगे वो देंगे, अगर हमारी भाषा में जवाब देना आप सीख लेंगे तो सरकार में आप आ जाएंगे, हम नहीं होते। और आप हमारी भाषा में जवाब दे लें और थोड़ा ऊंच नीच हो गई तो वो भी कोशिश कर लें, फिर देखें सरकार किस पे भारी पड़ती है। तो वो कोई बात नहीं, आपके लाउड स्पीकर तो हटेंगे ही हटेंगे भुवन जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कितना ही सपोर्ट कर लें, ठीक है, डंडों के साथ हटेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है सर, तो ये जनता को क्या कहेंगे? जनता को क्या कहेंगे है? जनता को क्या कहेंगे सर जाते जाते? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, चौतरफा विकास और सामाजिक विकास करने की चेष्टा कर रही है। कुछ कानून बदल दिए गए हैं, कुछ कानून बदले जा रहे हैं, कुछ नए कानून लाए जा रहे हैं।
और जनता सामाजिक विकास में आगे बढ़ने के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम कार्यक्रमों की उपस्थिति करी गई है और फंडिंग का इंतजाम किया गया है, कार्य प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की एक पहल करी गई है। आपको आज कोर्ट के ऑर्डर घर बैठे कंप्यूटर पे और मोबाइल पे मिलते हैं जो पिछले 100 साल में नहीं मिल पाए थे। ठीक है, आपके मुताबिक डिजिटलाइजेशन किया गया है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर भी तो लगाम लगाइए। चलिए ठीक है, चौतरफा विकास का दावा किया जा रहा है, 8 साल बीत चुके हैं, अब आगामी सालों में देश कहां से कहां पहुंचेगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो 8 साल बेमिसाल या फिर हुआ बुरा हाल, ये तो आपको तय करना है, ये जनता के हाथ बात है। आप अपने विवेक से काम लीजिए, क्योंकि सरकार जाहिर सी बात है अपने दावे करेगी और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो तो आरोप लगाता रहेगा। ऐसे में आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और खुद से एनालिसिस करना है। फिलहाल मैं सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।